सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1। आज यहाँ पर हम पार्ट 1 पढ़ेंगे इस वीडियो में और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। ऑलरेडी मैंने राजन सीरीज में कंप्लीट कर दिया है, बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी। पवन सीरीज में भी बहुविकल्पी कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए हम अतिलघुत्तरी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, आप लोग का जितना भी टोटल सभी विषय हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। कोई भी विषय आप लोग देखोगे, हर एक विषय का हमने पवन सीरीज राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा आप लोगों के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों के लिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी विषयों का इस तरीके से लेके आएंगे। तो अगर आप लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे तो लगातार आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक लगातार मिलते हैं वीडियोस पर। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहा करिए। आप लोग के लाइक, आप लोग के कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो अगर आज की वीडियो के लिए भी आप एक्साइटेड हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मतलब उत्तरी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष किया था? तो 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठे? तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ये भी आप लोगों को पता है, उन्होंने संधि कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का ही राजदूत था, उसने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उन सभी के विषय में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक में भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो कौन सा था? पाटलिपुत्र, क्योंकि मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 30। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीशों को क्या कहते थे? तो नगरों के न्यायाधीश को व्यावहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को अग्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ क्या था? तो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें हम तीर्थ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो इसे अमित्र या शत्रुओं का संहारक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है? तो अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा घर है, इस सिद्धांत का अनुमोदन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ, इसीलिए मौर्य काल का क्या हो गया? धीरे धीरे पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य शासन काल में जनगणना समिति का कार्य क्या था? तो जन्म और मरण का हिसाब किताब, यानी कि राज्य में कितने लोग जन्म ले रहे हैं प्रतिदिन,
कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इन सब का हिसाब किताब कौन रखता था? जनगणना समिति रखती थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने और कब किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 321-320 में ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाकवि हरिशेन कौन था? तो महाकवि हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था, समुद्रगुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे मिली है? तो समुद्रगुप्त को मिली है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर। आर्यभट्ट के विषय में आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने शून्य की खोज की थी, और वराहमिहिर, ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उस समय के। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध साहित्यकारों में कालिदास का नाम आता है, इसके अलावा महाकवि भास का नाम आता है, भारवी का नाम आता है, तो यहाँ पर आप भास लिख सकते हैं, इसके अलावा भारवी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विष्णु शर्मा गुप्त काल के साहित्यकारों में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर भास लिख सकते हैं, भारवी लिख सकते हैं। इसके अलावा भर्तृहरि, ईश्वर कृष्ण लिख सकते हैं, शूद्रक, विशाख दत्त की सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस, आप लोगों को पता है, तो विशाख दत्त का भी आप नाम याद रखिएगा, ये भी गुप्त काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो इतने लोगों का नाम आप याद रखिएगा, केवल दो का ही पूछा था मैंने, कई का यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भूमि कर वसूलने वाले एक अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसे हम कहते थे शल्किक। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के शासनकाल में किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था कुमार गुप्त के शासनकाल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या मिला था? उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की। इसके अलावा दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, और आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। तो इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था कुंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाहियान का क्या अर्थ है? फाहियान का अर्थ है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, हुड़ आक्रमणकारी कौन थे? हुड़ लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। खानाबदोश का मतलब इनका कोई घर या ठिकाना नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुष्य भूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो कौन था? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को कहते थे भुक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है, हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। बाणभट्ट, दिवाकर। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजदूत कुलों का उल्लेख है? तो राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? तो चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था।
क्वेश्चन नंबर 37 है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सियक अथवा श्री हर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है, गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? गोविंद चंद्र, जिसका शासनकाल था 1114 से लेकर के 1115 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 39 है, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो चंदावर के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 40 है, अवंती सुंदरी कौन थी? तो अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी, यानी कि विद्वान थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, चेदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी अहिलवाड़ा। दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने सभी वंश के बारे में पढ़ाया है, चाहे चालुक्य वंश हो, चाहे प्रतिहार वंश हो, मैंने सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से। आप लोग के सामाजिक अध्ययन की क्लासेस में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दे दी है सभी विषयों की। आप हर विषय के हर वीडियो को देख सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, जहां भी आपका मन करे, जब भी आपके पास समय हो। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 44 है, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। इसका शासनकाल था 1179 से लेकर के 1193। क्वेश्चन नंबर 45 है, पाल वंश का प्रथम राजा या शासक कौन था? तो पाल वंश का जो प्रथम राजा था वो था गोपाल, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? धर्मपाल दिया, उसको कट करके आपको यहाँ पर गोपाल लिखना है पहली बात तो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चंस में बार बार पूछा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था या पाल वंश का प्रथम राजा कौन था, शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहली बात तो। और इसके जो शासक हैं पाल वंश के प्रथम, वो कौन है? गोपाल है। इनका नाम आप याद रखिएगा, बस इतना अगर आपको याद रहेगा तो आपके 1 नंबर पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, राजपूत काल में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? क्या था? कृषि था। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी थी? नामोल्लेख करिए। तो नागर, द्रविड़ और वेशर। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। इन तीनों के विषय में मैंने बताया है आप लोगों को। सोशल साइंस विषय की जब क्लासेस मैंने चलाई थी तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। चालुक्य वंश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चालुक्य वंश से जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से आए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, हमने अब तक जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं, आप कहीं भी, कभी भी, जब भी आपके पास समय हो, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने सभी विषयों की तैयारी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, हर एक विषय का हैंड रिटन नोट्स बनाया, हर एक विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए चैप्टर वाइज, हर एक विषय की पवन सीरीज, राजन सीरीज को हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर अपनी अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। सभी वीडियोस को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कितनी मेहनत की है आप लोग के लिए। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं इन सभी का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर सिंपली जाना है, टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करना है, वहां से आपको वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी हम दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक ऑलरेडी हमने दे रखी है। और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, आपके लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर कराते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।